नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मैंने मोस्टली उन्हीं ग्रंथ को उठाया है जहाँ से एग्जामिनर उनके विषय में ये पूछता है कि किस ग्रंथ में कितने चित्र है और उसका लेखक कौन है। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, सैकड़ों की संख्या में आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, लेकिन कुछ विशेष बुक या ग्रंथ होते हैं जहाँ से बार बार रिपीट होते हैं आपके पर्सन, और एग्जामिनर जो पीछे पूछे गए ग्रंथ है या पुस्तक है उनसे बार बार क्वेश्चन उठाते हैं, बस केवल पर्सन की प्रवृत्ति को चेंज कर देते हैं। तो साथियों, मैंने केवल उन महत्वपूर्ण ग्रंथों को ही चुना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है दोस्तों, अगर किसी ग्रंथ से चित्र पूछे गए या लेखक या वो किसके समय का है, तो मोस्टली उम्मीद है कि आपको यहाँ से ज़रूर एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सभी के सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों को शामिल किया है जो आपके मोस्टली जिनमें चित्र पूछे जाते हैं। पिछली कई परीक्षाओं में कई ग्रंथों से चित्र पूछे गए हैं। तो आप अपने साथ और अपने पास कॉपी पेंसिल लेकर बैठें। जो आपका नोट डाउन नहीं है आप उसे नोट डाउन करेंगे और वीडियो का आनंद लेंगे। तो साथियों, चलते हैं अपने आज के पर्सनों की ओर। सभी के सभी पर्सन बहुत महत्वपूर्ण हैं। और साथियों, मैंने आज की वीडियो में इन ग्रंथों के साथ में कुछ 2022 की परीक्षा हुई थी जो इलाहाबाद में पीएचडी प्रवेश परीक्षा इलाहाबाद के एग्ज़ाम से भी कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है। उम्मीद है और मुझे लगता भी ऐसा है कि शायद वो क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा में ज़रूर देखने को मिले आपको, क्योंकि उन प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लगी मुझे। तो मैंने आज लगभग 10-15 क्वेश्चन वे भी शामिल किए हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे और हर एक क्वेश्चन को बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़े और समझे। तो चलते हैं आज के पहले ग्रंथ की ओर। पहला ग्रंथ है हमारा बसंत विलास। महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका बसंत विलास। इसके लेखक भी इम्पोर्टेंट है। बसंत विलास, इसके लेखक है आपके अज्ञात। अज्ञात ने बसंत विलास को लिखा है। और बसंत विलास, अगली लाइन में लिखा है कि बसंत विलास में चित्रों की जो संख्या है वो 79 है, 79। ये जो आपका बसंत विलास ग्रंथ है इसमें जो चित्रों की संख्या है वो 79 चित्र देखने को मिलती है आपको। इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। बसंत विलास जिसके लेखक अज्ञात हैं और बसंत विलास में चित्रों की संख्या 79, 79 चित्र यहाँ से या इस ग्रंथ के अंदर से प्राप्त होते हैं हमें। और जो बसंत विलास ग्रंथ है आपका, इसका जो समयकाल है वो 14वीं शताब्दी है। 14वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है आपका बसंत विलास। और बसंत विलास ग्रंथ का संबंध कालिदास की महान काव्य रचना ऋतु संहार से संबंधित है, या ऋतु संहार पर ये आधारित ग्रंथ माना जाता है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बसंत विलास जो ग्रंथ है आपका, इसका संबंध जो आपके कवि कालिदास हैं, कालिदास की जो महान काव्य रचना है ऋतु संहार पर आधारित बसंत विलास को माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले ग्रंथ की ओर। अगला ग्रंथ है आपका दोस्तों, एक पॉइंट हो रहेगा आपसे, जो आपका बसंत विलास है। ये चीज़ तो आपकी क्लियर होगी कि इसमें इसके लेखक कौन है और उसमें कितने चित्रों की संख्या है, उसका समयकाल क्या है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो बसंत विलास है, बसंत विलास का संबंध किस शैली से है या किस कालक्रम से है। तो जो बसंत विलास है आपका, इसका संबंध गुजरात शैली से है।
गुजरात शैली से। अगर आपका 1% ऑप्शन में गुजरात ना आए तो जैन शैली भी आपका राइट हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से बसंत विलास का संबंध गुजरात शैली से है। गुजरात शैली से संबंध है आपका बसंत विलास का। और ये कुंडली नुमा चित्र है आपका, और इसका जो धरातल है, धरातल होता है कपड़े पे चित्रित है बसंत विलास। आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, क्योंकि आजकल एग्जामिनर किसी भी चित्र का माध्यम धरातल अवश्य पूछता है। यही 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट है, चित्र का समयकाल, चित्र का धरातल और उसका माध्यम क्या है। तो आप इन बारीक बारीक चीज़ों को याद रखेंगे और केवल जो सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि बसंत विलास का धरातल आपका क्या है, कपड़ा है। बढ़ते हैं आगे अगले ग्रंथ की ओर। अगला जो ग्रंथ है आपका वो है आपका हमजानामा। हमजानामा मुगल काल का पैतृक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें मुगल काल के जितने भी शासक रहे हैं उनके विषय में उल्लेख किया गया है। और जो हमजानामा है आपका, हमजानामा की नींव रखी थी आपके हुमायूं ने, क्योंकि बाबर के समय नहीं हुआ था। बाबर के समय कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया, केवल बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, जो वो भी अकबर के समय ही चित्रित हुआ था। लेकिन हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी आपका हमजानामा, और मुगल काल का ये पैतृक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें मुगल काल का लेखा जोखा आपको या उसकी जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, तो जो हमजानामा है, हमजानामा के जो लेखक हैं, हमजानामा का फारसी अनुवाद किया था आपके अताउल्लाह काजबीनी ने। केवल ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका हमजानामा है इसके लेखक कौन है, तो अताउल्लाह काजबीनी हैं जिन्होंने हमजानामा का फारसी अनुवाद किया था। आप याद रखेंगे। और अभी जो पीछे आपकी KVS की परीक्षा हुई थी उसमें हमजानामा का समयकाल पूछा गया था KVS की परीक्षा में। तो जो हमजानामा है इसका जो समयकाल है वो है आपका 1560 से 1575। इम्पोर्टेंट है आपका 1560 से 1575 हमजानामा का समयकाल है। और दोस्तों हमजानामा से जो बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट होता है वो आपका ये है कि जो हमजानामा है, हमजानामा ग्रंथ किस मुग़ल शासक के समयकाल में पूर्णतः कंप्लीट हो गया था या चित्रित हो गया था। तो दोस्तों वो शासक थे आपके अकबर। ठीक है, लेकिन इसकी नींव हुमायूं के समय हुई थी। अगर क्वेश्चन हो जाए आपका कि हमजानामा की नींव किसके समय काल में रखी गई थी, तो आपके हुमायूं हो जाएंगे, हुमायूं। लेकिन जो ये बन के कंप्लीट हुआ था, इसका संपूर्ण चित्रण कार्य कंप्लीट हो गया था, तो वो शासक थे आपके अकबर। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे क्योंकि यही आपकी बार बार रिपीट होती है। ठीक है, और फिर इससे जो क्वेश्चन बनता है आपका नेक्स्ट वो होता है कि जो ये आपका हमजानामा है, हमजानामा में कितने चित्र मिलते हैं हमें। तो दोस्तों हमजानामा में हमें 2400 चित्र प्राप्त होते हैं। और इसमें जो हमजानामा है इसमें 1200 पेज थे और ये 12 खंडों में विभाजित था आपका ग्रंथ। वैसे इसकी अगर चर्चा की जाए तो लगभग 10-15 मिनट लगेंगी संपूर्ण हमजानामा के विषय में टिप्पणी करने में, लेकिन बस केवल आप थोड़ा बेसिक समझे कि ये जो ग्रंथ है हुमायूं के समय स्टार्ट हुआ था और अकबर के समय कंप्लीट हो गया था। इसका जो समयकाल है आपका, इसका समयकाल 1560 से 1575 है। और इसमें जो चित्रों की संख्या है, तो इसमें चित्रों की संख्या है आपकी 2400। आप याद रखेंगे 2400 चित्रों की संख्या है आपके हमजानामा ग्रंथ में। और हमजानामा ग्रंथ को आदिकाल का स्रोत भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि हमजानामा को दास्तान अमीर हमजा, हमजानामा या आदिकाल का स्रोत भी कहा जाता है। और ये जो ग्रंथ है आपका ये 12 खंडों में विभाजित है, इसके भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके जो 2400 चित्र है हमजानामा के, इसमें से केवल भारत में केवल 6 चित्र उपलब्ध है।
ये भी आपका क्वेश्चन कई बार बनता है कि जो आपका हमजानामा है, हमजानामा के भारत में केवल 6 चित्र ही उपलब्ध है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों, अगर आप वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो मेरा आपसे एक पर्सन है जिसका आप जवाब कमेंट में लिख कर भेजेंगे। जो हमजानामा के 6 चित्र भारत में उपलब्ध है, ये चित्र भारत में ये 6 चित्र भी आपके एक जगह संग्रहित नहीं है। जैसे कि 2 चित्र कहीं और संग्रहित है, एक कहीं और है, तो ऐसे ऐसे बटे हुए हैं। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि जो हमजानामा के 6 चित्र हैं, ये भारत में किस किस संग्रहालयों में संग्रहित है और कहाँ कहाँ संग्रहित है। आप कमेंट में लिख के बताएंगे। आपके लिए ये पर्सन है, आपकी क्लास लाइव चल रही है और आप ज़रूर कमेंट लिख कर भेजें और बताएं। अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ संग्रहित है, लेकिन आप कोशिश करें, आप बताएं, ठीक है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले ग्रंथ की ओर। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक इन प्रदर्शनों को देखें और याद करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला ग्रंथ है आपका तूतीनामा। तूतीनामा जो ग्रंथ है आपका, ये कई बार रिपीट हो चुका है और इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तूतीनामा जो ग्रंथ है, ये एक तोते की प्रेम कहानी है। ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में कि तूतीनामा में क्या चित्रण हुआ है। तो तूतीनामा में तोते की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तो तूतीनामा तोते की प्रेम कहानी है। और अगला पॉइंट है आपका इसमें महत्वपूर्ण कि जो तूतीनामा है, तूतीनामा में चित्रों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो चित्रों की संख्या है वो 103 है। तूतीनामा में चित्रों की संख्या 103 है, आप याद रखेंगे। और उसका समय काल भी कई बार पूछा गया है साथियों। तो जो उसका समय काल है वो है आपका 1560 से 1558। पूरी कोशिश की है कि केवल यही पॉइंट मैं समाहित करूँ आज की वीडियो में, जो बार बार रिपीट होते हैं और जिनके आने की संभावना रहती है। तो आप लगातार रिवीजन और रिपीट करते रहेंगे। तूतीनामा में चित्रों की संख्या 103 और उसका समय काल 1560 से 1558 है। इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले ग्रंथ की ओर। अगला ग्रंथ है आपका पंचतंत्र। पंचतंत्र, देखो जो पंचतंत्र है, पहले मैं आपको डिफाइन कर दूँ कि जो आपका पंचतंत्र नामक ग्रंथ है, इसमें जो आपके छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे तोता, चिड़िया, लोमड़ी की कहानी, बिल्ली की कहानी, हाथी की, मैना की कहानी, इस तरह की कहानियों का संग्रह इस ग्रंथ में संग्रहित है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पंचतंत्र से बनाया कि जो पंचतंत्र नामक ग्रंथ है, इसमें किस तरह का संग्रह है और किस तरह की विषय वस्तु को इसके अंतर्गत समाहित किया गया है। तो पंचतंत्र में जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी कहानियों को समाहित किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, ठीक है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। जो पंचतंत्र है आपका ग्रंथ, एक तो ये आपका मुगल कालीन है और अकबर के शासनकाल में इसका चित्रण कार्य हुआ था या ये लिखा गया था, ठीक है। तो जो पंचतंत्र है आपका, इसके जो लेखक है वो आपके विष्णु शर्मा जी है। विष्णु शर्मा लेखक है पंचतंत्र के। और जो पंचतंत्र है आपका ग्रंथ, इसमें आपका क्वेश्चन बनता है एक तो ये कि इसके लेखक कौन है। तो विष्णु शर्मा हो गए आपके, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि पंचतंत्र में चित्रों की संख्या कितनी है। तो 96 96 चित्र प्राप्त होते हैं हमें पंचतंत्र से। इम्पोर्टेंट है आपका। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो पंचतंत्र ग्रंथ है आपका, इसका फारसी अनुवाद तो है आपका अनवर सुहेली। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर सुहेली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है आपका कलीला दिमना। और ये जो जितने भी इसके अन्य नाम हैं, इन सभी अन्य नामों से क्वेश्चन बने हैं और आगे बनने की भी संभावना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर सुहेली और पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है आपका कलीला दिमना, ठीक है साथियों। और जो अकबर है, अकबर ने
अकबर ने जो पंचतंत्र ग्रंथ है आपका, इसका कलीलाए दिमना का फारसी अनुवाद अय्यर दानिश नाम से करवाया था। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि बार बार यही पॉइंट आपका रिपीट होता है कि अय्यर दानिश किसका फारसी अनुवाद है। तो याद रखना कि पंचतंत्र का है, और ये सभी के सभी नाम भी पंचतंत्र के हैं, इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले ग्रंथ की ओर। अगला ग्रंथ है आपका रजमनामा। रजमनामा ये ग्रंथ भी आपका अकबर के शासनकाल का है, और ये भी आपका बार बार रिपीट होता है। एक तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि जो रजमनामा है, रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है। तो रजमनामा आपका महाभारत का फारसी अनुवाद है, आप याद रखना। क्योंकि कई बार जब हमजानामा और रजमनामा एक साथ लिखे आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा है या हमजानामा। तो दोस्तों जो हमजानामा है, हमजानामा मुग़ल काल का पैतृक ग्रंथ माना जाता है, और रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। इस चीज़ को आप याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका और हर बार रिपीट होता है। इसका समयकाल है, रजमनामा का जो समयकाल है वो है 1582 से 1589। 1582 से 1589 रजमनामा का टाइम है, इम्पोर्टेंट है। और ये जो अनुवाद है महाभारत का फारसी अनुवाद, रजमनामा का जो फारसी अनुवाद किया था, ये क्या था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या था, महाभारत का फारसी अनुवाद, आप याद रखना। और साथियों इसमें जो आपका अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि रजमनामा में चित्रों की संख्या कितनी है। तो जो इसमें चित्र हैं, इसमें जो चित्रों की संख्या है वो है 169 169 चित्रों की संख्या रजमनामा में प्राप्त होती है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले ग्रंथ की ओर। अगला ग्रंथ है आपका अकबरनामा। अकबरनामा जो ग्रंथ है, अकबरनामा ग्रंथ किसने लिखा था। तो अकबरनामा जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था अबुल फजल ने। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन ग्रंथ के लेखक भी पूछे जाते हैं आपके। अकबरनामा के लेखक आपके अबुल फजल है। और दोस्तों मैंने वही पॉइंट ऐड किए हैं जो रिपीट होते हैं। वैसे तो इनमें लगभग बहुत सारे पॉइंट है कि कई घंटे की वीडियो बनेगी, पर लेकिन बात उन पॉइंट से है जो आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी बेसिक नॉलेज के लिए जानना है तो आप किताब में बड़े बड़े लेख लिखे हैं, आप जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे आपकी रीता प्रताप हो गई, राकेश गोस्वामी की बुक हो गई, और ममता चतुर्वेदी की किताब है। कई सारी किताबें हैं जिनमें आप डिटेल से इनकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैंने केवल वही संकलन एक जगह संग्रहित किया है जो बार बार रिपीट होता है और बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, और जो अकबरनामा है इसमें चित्रों की संख्या 117 है, आप याद रखेंगे। इसमें जो चित्रों की संख्या है वो 117 है, ठीक है। इन चित्रों में जो अकबरनामा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है, अकबरनामा ग्रंथ है जो आपका, अकबरनामा का सबसे सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ जो चित्र माना जाता है वो है आपका सलीम का जन्म। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हो चुका है, आप याद रखेंगे कि अकबरनामा का जो सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो है सलीम का जन्म, ठीक है साथियों। और जो ये सलीम का जन्म है ये चित्र 6 खंडों में विभाजित है, 6 खंडों में विभाजित है। और इससे आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो अकबरनामा ग्रंथ है, अकबरनामा ग्रंथ में जो सलीम के जन्म का दृश्य है वो उन 6 दृश्यों में से कौन सा दृश्य है। तो दोस्तों आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि अकबरनामा ग्रंथ में जो सलीम का जन्म, अकबरनामा जो ग्रंथ है इसमें जो सलीम के जन्म का जो दृश्य है उसमें 6 दृश्य है, और उन 6 दृश्यों में सलीम का जन्म कौन से दृश्य में दिखाया गया है। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी के सभी जो पर्सन हैं
समझ में आ रहे होंगे और आपको पढ़ के भी ये महसूस हुआ कि प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला ग्रंथ है आपका बाबरनामा। बाबरनामा, बाबरनामा के लेखक अब्दुल रहीम खाने खाना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पॉइंट बार बार रिपीट होता है कि जो आपका बाबरनामा है, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जिसे बाबर ने स्वयं लिखा था तुर्की भाषा में। ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना आप कि जो बाबरनामा है, बाबरनामा पहला ऐसा मुगल कालीन ग्रंथ है जिसे शासक ने, मतलब कि जो बाबर थे, बाबर ने स्वयं पहली बार लिखा था। ठीक है, बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद है, फारसी अनुवाद तो क्या था अब्दुल रहीम खाने खाना ने, लेकिन जो बाबरनामा ने ग्रंथ लिखा था खुद, वो था तुर्की भाषा में। बाबरनामा ने अपना आत्मकथा स्वयं लिखी थी, बाबरनामा तुर्की भाषा में, लेकिन उसका फारसी में अनुवाद क्या था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। आप इसे याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों ये भी। और इसका जो समयकाल है, बाबरनामा का समयकाल है आपका 1558 में इसका निर्माण हुआ था। और बाबरनामा में जो चित्रों की संख्या है वो 144 है। बाबरनामा में चित्रों की संख्या 144 है, ये भी आप याद रखेंगे। सभी के सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। जो भी पॉइंट किसी साथी के नहीं लिखे हुए हैं, भले ही वो मेरी कोचिंग का स्टूडेंट है या फिर अदर जो भी चैनल से जुड़े साथी हैं, वो सभी के सभी जो भी पॉइंट आपका लिखा हुआ नहीं है आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यह ग्रंथ तैमूरनामा। तैमूरनामा यह दसवंत द्वारा चित्रित है। तैमूरनामा दसवंत द्वारा चित्रित है और इसमें जो चित्रों की संख्या है, तैमूरनामा दसवंत के द्वारा चित्रित है और इसमें जो चित्रों की संख्या है वो 132 है। आप याद रखेंगे। ये पूछ लिया जाता है कि तैमूरनामा ग्रंथ का संबंध किस शासक से है, तो किस मुगल शासक के समयकाल से है, तो अकबर के समयकाल से तैमूरनामा का संबंध माना जाता है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसमें जो चित्रों की संख्या है वो 132 है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट ग्रंथ है आपका, वो है आपका कल्पसूत्र। कल्पसूत्र साथियों, जो आपका कल्पसूत्र ग्रंथ है, इसका जो संबंध है वो जैन शैली से है। कल्पसूत्र का संबंध जैन शैली से है और इसके लेखक भद्रबाहु है। कल्पसूत्र का संबंध जैन शैली से है, जैन शैली। ठीक है, जैन शैली से इसका संबंध है। और कल्पसूत्र के लेखक बार बार रिपीट होता है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है, तो कल्पसूत्र के लेखक है भद्रबाहु, आप याद रखेंगे। और साथियों, इसमें जो चित्रों की संख्या है इसकी केवल 5 ही प्रति प्राप्त हुई है। कल्पसूत्र की 5 ही प्रति प्राप्त हुई है, इसे आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट ग्रंथ है आपका गंधव्यूह। गंधव्यूह का संबंध दोस्तों पाल शैली से है। जो गंधव्यूह ग्रंथ है आपका, गंधव्यूह का संबंध पाल शैली से है। पाल शैली का ग्रंथ है आपका ये गंधव्यूह, पाल शैली। और गंधव्यूह में जो चित्र की संख्या है साथियों वो है 126। गंधव्यूह में चित्रों की संख्या 126 है और ये पाल शैली का ग्रंथ है। और पाल शैली को हम पूर्वी शैली कहते हैं और जैन शैली को हम पश्चिमी शैली कहते हैं। आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट ग्रंथ है हमारा ढोलामारू। देखो साथियों, मैंने केवल वे ही ग्रंथ शामिल किए हैं आपकी वीडियो में जिनसे चित्रों की संख्या पूछी जाती है मोस्टली। ठीक है, वैसे तो आपकी पाल शैली हो, जैन शैली हो या आपकी राजस्थानी, पहाड़ी, मुग़ल, इनमें बहुत सारे ग्रंथों का संकलन है। लेकिन केवल ये वीडियो उन ग्रंथ से है जहाँ से चित्र की संख्या पूछ ली जाती है या वे बार बार रिपीट होते हैं, उनके लेखक पूछ ले जाते हैं, केवल उन्हें शामिल किया है। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो आपका ग्रंथ है वो है आपका ढोला मारू। ढोला मारू, ढोला मारू मारवाड़ शैली से संबंधित है। और जो इससे क्वेश्चन निकलता है साथियों कि जो ढोला मारू का सबसे पहले चित्रण हुआ था वो मेवाड़ शैली में हुआ था, आप याद रखना। ढोला मारू का सबसे पहले चित्रण, सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में हुआ था? तो मेवाड़ शैली में हुआ था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि ढोला मारू कहाँ की लोक कला है, तो ढोला मारू का संबंध मारवाड़ शैली से जाता है। फिर सबसे पहले चित्रण हुआ उसका मेवाड़ शैली में, लेकिन मुख्य रूप से जो ढोला मारू का संबंध है वो मारवाड़ शैली से होता है। अगर आपका ऑप्शन में मेवाड़ भी है तो फर्स्ट फ्लोर आप मेवाड़ लगाएंगे, अन्यथा फिर आप मारवाड़ शैली में इसका चित्रण हुआ है। और इसके जो चित्रों की संख्या है, ढोला मारू के चित्रों की संख्या 104 है, आप याद रखना। ढोला मारू में ये भी पूछा जाता है कि ढोला मारू में क्या दिखाया गया है, तो राजा रानी को ऊंट पर बैठे दिखाया गया है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और इसके जो लेखक है, इसके लेखक है कवि कलोल। ढोला मारू ग्रंथ के लेखक कवि कलोल है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसमें चित्रों की संख्या 104 है, 104। मारवाड़ की लोक कला है, लेकिन सबसे पहले चित्रण इसका मेवाड़ शैली में हुआ है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगला ग्रंथ है आपका सुपासनाचर्यम। सुपासनाचर्यम, इसका जो समय काल है साथियों वो है 1423। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका हर बार टाइम पूछ लिया जाता है। और मेवाड़ के महाराजा मोकल के समय दिलवाड़ा में चित्रित हुई थी आपकी सुपासनाचर्यम। वैसे तो सुपासनाचर्यम का जो चित्रण है या इसका जो विषय में जानकारी है वो आपकी जो अपभ्रंश या जैन शैली में मिलती है, लेकिन जो आपकी अपभ्रंश शैली है वो ही राजस्थानी का क्या है, आरंभिक स्वरूप है, उससे ही राजस्थानी का विकसित रूप हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो सुपासनाचर्यम का जो समय काल है 1423 से है। और मेवाड़ शैली में मेवाड़ के महाराजा मोकल के समय दिलवाड़ा में चित्रित हुई थी ये सुपासनाचर्यम। और उसमें जो चित्रों की संख्या है, वो 37 चित्र प्राप्त होते हैं हमें सुपासनाचर्यम से, आप इसे याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, ये तो थे आपके ग्रंथ जिनसे आपके चित्र पूछ ले जाते हैं या फिर वो बार बार रिपीट होते हैं, उनके लेखक पूछ ले जाते हैं आपसे। अब इसके साथ मैंने कुछ 10-15 क्वेश्चन 2022 की परीक्षा हुई थी इलाहाबाद में PhD प्रवेश परीक्षा के लिए, उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं। और वे जो क्वेश्चन हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद है कि शायद वे आपको आने वाली परीक्षा में ज़रूर देखने को मिले। तो साथियों एक बार आप उन पर भी नज़र डाल लेंगे, और क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छे लगेंगे। बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपका, पेंटिंग के परिदृश्य में एंटीस्नर पेंटिंग के परिदृश्य में एंटीस्नर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है आपका चित्र आधार की सीमा रेखा, बी ऑप्शन है आपका चित्रकला का माध्यम, सी ऑप्शन है आपका तुलिका की बनावट, और डी ऑप्शन है आपका चित्र शैली। तो साथियों जो उसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका चित्र आधार की सीमा रेखा। चित्र आधार की सीमा रेखा, ए ऑप्शन आपका राइट है। पेंटिंग के परिदृश्य में एंटीस्नर से क्या तात्पर्य है? तो चित्र आधार की सीमा रेखा से तात्पर्य है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रोताज तकनीक से क्या प्राप्त करते हैं हम? फ्रोताज या फ्रोतेज तकनीक से क्या प्राप्त करते हैं हम, या मतलब कि जो फ्रोताज पद्धति है ये क्या होती है? तो ऑप्शन ए है आपका पोत निर्माणार्थ, बी ऑप्शन है आपका धूमिल प्रभाव, सी ऑप्शन है आपका चमकीला प्रभाव, और डी ऑप्शन है आपका खुद्दी नक्काशी प्रभाव। तो साथियों जो इसमें आपका राइट आंसर है वो है आपका पोत निर्माण। और जो फ्रोताज मोन्ताज जो पद्धति है आपकी, ये मैक्स अंसर्ट ने विकसित की थी,
और ये आपके अति यथार्थवादी कलाकार है। ठीक है, वेस्टर्न से क्वेश्चन होता है आपका, ये पीजीटी में मोस्टली पूछ लिया जाता है या नेट में। तो फ्रोताज या मोन्टाज पद्धति का आविष्कार मैक अनसर्ट ने किया था, और ये पोर्ट निर्माण की एक शैली है। इसे हम अच्छा टेक्सचर देते हैं अपने बैकग्राउंड में। ठीक है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, समकालीन सौंदर्य के अधीन प्रिज्मेटोलॉजी से क्या तात्पर्य है? समकालीन सौंदर्य के अधीन प्रिज्मेटोलॉजी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है आपका रंगों का समाजशास्त्र, ऑप्शन बी है आपका रंगों का रचना विज्ञान, ऑप्शन सी है आपका रंगों का मनोविज्ञान, और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका रंगों का मनोविज्ञान। समकालीन सौंदर्य के अधीन प्रिज्मेटोलॉजी से क्या तात्पर्य है आपका? तो इससे तात्पर्य है आपका कि रंगों का मनोविज्ञान कहलाता है प्रिज्मेटोलॉजी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के ही क्वेश्चन एग्जामिनर उठा लेते हैं। और जो गत वर्ष परीक्षा आपकी हो चुकी है, या किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, किसी भी क्षेत्र से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यह कौन से वैज्ञानिक की उक्ति है? यह कौन से वैज्ञानिक की उक्ति है? रंगों का जन्मदाता स्वयं प्रकाश है। रंगों का जन्मदाता रंगों का जन्मदाता स्वयं प्रकाश है, ये किसकी उक्ति है? ऑप्शन है आपके पास आइंस्टीन, ए ऑप्शन आपका आइंस्टीन, ऑप्शन बी है आपका न्यूटन, सी ऑप्शन है आपका ओस्वाल्ड, और डी ऑप्शन है आपका एडिसन। तो साथियों, उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। न्यूटन ने कहा था रंगों का जन्मदाता स्वयं प्रकाश होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश की 7 किरणों को प्रिज्म के द्वारा भी न्यूटन ने ही बताया था हमें, एक त्रिकोणीय फलक से प्रकाश को गुजार कर। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा धर्म है जहां अष्टपदी मार्ग के सिद्धांत पर बल दिया गया है? वह कौन सा धर्म है जहां अष्टपदी मार्ग के सिद्धांत पर बल दिया गया है? ऑप्शन ए है आपका जैन धर्म, ऑप्शन बी है आपका हिंदू धर्म, और ऑप्शन सी है आपका बौद्ध धर्म, और ऑप्शन डी है आपका ईसाई धर्म। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। वह कौन सा धर्म है जहां अष्टपदी मार्ग के सिद्धांत पर बल दिया गया है? तो आपका बौद्ध धर्म है, यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक त्रिआयामी चित्र की छवि कहाँ अनुभव की जा सकती है? मतलब कि 3D चित्र, एक त्रिआयामी चित्र की छवि कहाँ अनुभव की जा सकती है? जब हम देखो, जो चित्र होता है हमारा साथियों, वो उसमें 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर तीसरे आयाम की बात कही गई है, मतलब कि उसकी गहराई की और उसकी ऊंचाई की। तो ये कहता है कि वह कौन सी चित्र छवि है जहाँ हम 3D, हम 3 आयाम को महसूस कर सकते हैं। तो उसमें आपका ऑप्शन है ए वॉश पेंटिंग में, बी ऑप्शन है आपका लिथोग्राफ में, सी ऑप्शन है आपका रेखा चित्रों में, और डी ऑप्शन है आपका इम्पेस्टो में। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इम्पेस्टो में। क्योंकि वॉश तकनीक जो है, वॉश तकनीक में कागज़ पर पेंटिंग बनाकर उसे बार बार जल रंग मतलब कि पानी में डुबो कर उसे निकाला जाता है, और एक रंगत जिस प्रकार की हमें चाहिए होती है आवश्यकता के अनुसार उसे हम
उस पेपर पे ले आते हैं और ये समतल होती है, इसमें कोई उभार और गहराई नहीं होती। लिथोग्राफी आपकी प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आती है और ये समतल सतह पर की जाती है, इसमें भी कोई उभारदार या गहराई का आभास नहीं होता। नेक्स्ट रेखाचित्र आपके रेखांकन होता है जिसमें 3D का कोई मतलब नहीं बनता। इम्पेस्टो होता है मोटे मोटे रंगों की एक तह, ठीक है। जब मोटे मोटे रंग हम लेयर बाय लेयर लगाएंगे तो सूखने के बाद उसे हम अगर हाथ लगाकर महसूस करेंगे तो उसमें गहराई और उसकी जो ऊंचाई है, मतलब कि उसमें 3D आभास हमें महसूस होगा। तो इम्पेस्टो रंगों की मतलब कि रंगों का मोटे रूप में उसका प्रयोग करना ही इम्पेस्टो कहलाता है और ये नाइफ के द्वारा की जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, क्वेश्चन है आपका कि सेगुइन क्या है। ऑप्शन है आपका चारकोल की छाया, बी ऑप्शन है आपका रंगीन पेंसिल, सी ऑप्शन है आपका मिश्रित माध्यम और डी ऑप्शन है आपका रेखांकन का लाल चौक। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, रेखांकन का लाल चौक सेगुइन कहलाता है, आप याद रखेंगे। साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चन इलाहाबाद 2022 की पीएचडी परीक्षा में पूछे गए थे और वैसे तो और भी प्रश्न थे लेकिन वो बार बार मतलब कि बहुत बेसिक थे, उनका आपको पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन वो थे जो अचानक सामने आते ही माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उन्हें मैंने शामिल किया है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदस्यता है क्या। सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदस्यता है किसका कथन है ये, मतलब कि जो सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदस्यता है ये किसका कथन है। ऑप्शन ए आपका करोचे, ऑप्शन बी है आपका कांट, ऑप्शन सी है आपका हीगल और ऑप्शन डी है आपका पाइथागोरस। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी राइट है आपका, सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदस्यता ये कथन कांट ने दिया था, इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा सचित्र ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता कहाँ उपलब्ध है या कहाँ संग्रहित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ है आपका दोस्तों, ये एक तो पालशैली का ग्रंथ हो गया आपका और पालशैली का उद्गम ग्रंथ है और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है ये प्रज्ञा पारमिता। और ये क्वेश्चन बना है कि ये कहाँ संग्रहित है। ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, ऑप्शन बी है आपका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, ऑप्शन सी है आपका कैम्ब्रिज संग्रहालय लंदन, ऑप्शन डी आपका ब्रेडियनबर्ग संग्रहालय जर्मनी। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में ये जो ग्रंथ है आपका प्रज्ञा पारमिता ये संग्रहित है या उपलब्ध होता है, आप याद रखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में उपलब्ध होता है आपका प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ और इसका जो रचना हुई थी वो हुई थी पालशैली में। पालशैली का उद्गम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन से वर्ष में कंप्यूटर कला प्रकट हुई या कंप्यूटर कला आई थी। ऑप्शन ए है आपका 1950 में, ऑप्शन बी है आपका 1969 में, ऑप्शन सी है आपका 1975 में और ऑप्शन डी है आपका 1980 में। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका 1950 में। 1950 में कंप्यूटर कला प्रकट हुई थी या आई थी, ठीक है, 1950 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। और बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। और ये जो पॉइंट है आपका ये आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है आपका दोस्तों। उम्मीद है आपको सभी के सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और महत्वपूर्ण लगे होंगे। तो आज का जो लास्ट का पॉइंट लिखा है नोट करके कि वर्तमान में फिल्म प्रमाणीकरण के केंद्रीय मंडल के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में फिल्म प्रमाणीकरण के केंद्रीय मंडल के कौन अध्यक्ष है। तो उसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका प्रसून जोशी। प्रसून जोशी है आपके वर्तमान में फिल्म
प्रमाणीकरण के निर्देशक या अध्यक्ष। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ ही आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। और दोस्तों मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर लिखकर भेजें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कोई क्वेश्चन आपको डाउट में लगे या किसी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी है तो आप लिखकर बता सकते हैं। और दोस्तों मैं फिर आपसे यही कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।